यहाँ प्रकृति ही सब कुछ है। अब हम प्रकृति को संभालेंगे, रुकना और फिर आगे बढ़ना, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। सेंचुरी में जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर वो ओवरनाइट गायब हो जाए, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन टारगेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन ज्यादा है। क्या ह्यूमन नेचर का इंटरेक्शन जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, क्या वो हमेशा से वैसा ही रहा है? देखा है ना तुमने वो आदिमानव वाले कार्टून देखे होंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी तुम पूछ सकते हो कि भाई हम क्यों पढ़े? अगर नेचर अपने पे आ जाए ना तो इंसान को तो चुटकियों में गायब कर दे। सियाचिन ग्लेशियर पे हम इतना कंट्रोल क्यों चाहते हैं? जब हम हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कहने को तो वो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुराने समय की सिविलाइजेशन है, बट वहां का ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम पे काफी ज्यादा एफिशिएंट था। आपको कोई नोट्स बनाने की, पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या प्रकृति इंसान को नियंत्रित करती है या इंसान प्रकृति को नियंत्रित करता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 24 पढ़ाई लाइफ का एक पार्ट है? पढ़ाई लाइफ नहीं है। लाइफ सेंचुरी में जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर वो ओवरनाइट गायब हो जाए तो क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर पाएगी? तो शायद आपका जवाब होगा नो, नहीं कर पाएगी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मानव प्रकृति के नियंत्रण में रहता था, यानी जैसा प्रकृति उसको चीजें दे रही है वैसा ही रहता था। फिर दूसरा समय क्या है? दूसरा समय वो आया जब इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, अपने हिसाब से नियंत्रित करना शुरू किया। वहीं आज इंसान एक तीसरे रास्ते की खोज में है, जहां पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? जहां पे हम बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं पर्यावरण यानी हमारी प्रकृति और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन और आप देख रहे हैं डस्ट 24/7 CUET टाइटंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो अगर हम पूछें कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी नॉर्मल टर्म्स में आपसे पूछा जाए तो आपके मन में वही विचार आएगा कि ज्योग्राफी क्या होता है? कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। उस पर हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उस पर हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उस पर हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उस पर हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या? ह्यूमन, प्लेस एंड इंटरेक्शन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि इंसान और इंसान जहां रहता है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से बहुत सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन टारगेट है उस इंटरेक्शन की स्टडी करना। तो जैसे जैसे ह्यूमन और उसके प्लेस से इंटरेक्शन होता है, वैसे ही क्या होता है कि वहां पे हमें पता चलता है कि वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होगा। जैसे मान लो कि जब ह्यूमंस माउंटेन्स में रहते हैं तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं हो सकता जितना प्लेन एरियाज का होता है। अगर हम देखें कि मैक्सिमम हाईवेज, फास्ट स्पीड रेलवे कहाँ पे मिलेगी? ये हमें प्लेन एरियाज में मिलेगी। तो क्या डिसाइड कर रहा है कि प्लेन एरिया में कैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा? ये भी तो इसी चीज से डेवलप हुआ ना कि ह्यूमन का इंटरेक्शन उसके प्लेन एरिया की ज्योग्राफी से कैसे हो पा रहा है। तो वो वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिसाइड करता है। आगे क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस बेसिस पे डिसाइड होती है? कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन में हमें कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अगर हमारे पास वहाँ रिसोर्सेज होंगे, जैसे मान लो कि कोयला है, आयरन और मिल रहा है, तो वहां पे हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। आज के टाइम में मॉडर्न इंडस्ट्री कैसी हो गई है? जैसे MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, तो उनका कोई डिपेंडेंस नहीं होता नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो उनको हम रिसोर्सेज से दूर भी सेटअप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री भी किस बेसिस पे डिसाइड होती है? ह्यूमन एंड ज्योग्राफी के इंटरेक्शन के बेसिस पे। आगे क्या है? एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर कैसा होगा? अगर फर्टाइल लैंड होगी तो वहां पे हम एग्रीकल्चर करेंगे, और जहां पे फर्टाइल लैंड नहीं होगी वहां पे हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। वहां पे हर्डिंग कम्युनिटीज रहेंगी। जैसे रेगिस्तान, अगर बोले रेगिस्तान क्या है? अगर इंडिया के स्टेट की बात करें तो राजस्थान में लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जो सोइल प्रॉपर्टीज है वो वैसी है नहीं जो एग्रीकल्चर को सस्टेन कराएं। और वहीं हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ की सोइल कैसी है कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और उसी हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो ये भी क्या है? ये भी तो ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन शो कर रहा है। आगे क्या है? सोसाइटी। के ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन ही सोसाइटी शो करता है। अगर हम माउंटेनियस रीजन में चले जाएं तो वहाँ की सोसाइटी ऐसी होती है कि मेल्स भी काम कर रहे हैं उतना ही फीमेल्स भी काम कर रही है। बट अगर हम प्लेन एरियाज में आ जाएं जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर करना है, मैन पावर की जरूरत है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ की सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी हो जाएगी, यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे थोड़ा मेल डोमिनेंस ज्यादा हो सकता है। बट माउंटेनियस रीजन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा ही है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरेक्शन हमारी सोसाइटी भी डिसाइड करता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह की होगी। आगे क्या है? इकोनॉमी। कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे होगी? अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है तो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी। अगर हम इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो गए तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? वो इंडस्ट्री बेस्ड हो जाएगी। आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी कैसी है कि उसमें एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, MNCs भी हैं, और नई नई चीजें भी हैं। तो वो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे हम उतनी टेक्नोलॉजी, उतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की पावर को अडेप्ट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से वो चीजें चेंज भी होती रहती हैं। आगे क्या है? सेटलमेंट। कि जैसी
हमारी ज्योग्राफी होगी वैसा हमारा सेटलमेंट होगा। जैसे प्लेन एरियाज में हम देखें दिल्ली, यूपी, बिहार हो गया, तो यहाँ पे सेटलमेंट कैसा है कि एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। वहीं अगर हम माउंटेनियस रीजन में चले जाएं तो माउंटेनियस रीजन में अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे घर टुकड़ों में होते हैं, कि कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे। तो ये सेटलमेंट्स भी डिसाइड करते हैं। आने वाले चैप्टर में हम सेटलमेंट्स को भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि क्या ह्यूमन नेचर का इंटरेक्शन जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, क्या वो हमेशा से वैसा ही रहा है? हमेशा से इंसान ने नेचर को ही कंट्रोल किया? नहीं। तो हमेशा से इंसान ने नेचर को कंट्रोल नहीं किया। जब प्रिमिटिव सोसाइटीज हुआ करती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी कौन होती है? प्रिमिटिव सोसाइटी वो होती है जब ह्यूमन के पास कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं हुआ है, वो अभी पत्थर से ही आग जला रहा है, ठीक है। उसके पास उतने औजार भी नहीं है कि वो खेती कर सके। तो स्टार्टिंग में प्रिमिटिव सोसाइटी थी। तो आपके हिसाब से प्रिमिटिव सोसाइटी क्या होगी? जब उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, टूल्स नहीं है, तो वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होगा? वो टोटली नेचर पे डिपेंडेंट होगा फॉर देयर सर्वाइवल, अपने फूड के लिए भी, अपने सेटलमेंट के लिए भी, अपने क्लोथ्स के लिए भी। देखा है ना तुमने वो आदिमानव वाले कार्टून देखे होंगे, तो उसमें वो पत्ते लगा के घूमते हैं, उन्हें जीन्स शर्ट पहने थोड़ी देखा है। जीन्स शर्ट तो मॉडर्न टाइम का फिनोमेना है ना, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई कि हमने जो कॉटन प्रोड्यूस किया उससे हम शर्ट बना रहे हैं, फिर हम शर्ट पहन पा रहे हैं। बट स्टार्टिंग में जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो उस तरह के नहीं थे। वो जो नेचुरली चीजें मिल रही हैं उन्हीं को ही यूटिलाइज कर रहे हैं, और इसीलिए वो नेचर को प्रे भी करते थे, कि नेचर को वो गॉड की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जो भगवान दे रहा है उसी को एक्सेप्ट करना है और उसको ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या आया? धीरे धीरे जब ह्यूमन इवोल्यूशन होने लगा, ह्यूमन की कोग्निटिव पावर बढ़ने लगी, तो इंसानों को टूल्स बनाने आ गए। उन्होंने पत्थर से, फ्लेक से टूल बनाए, उस टूल से उन्होंने अर्थ को डिग करना स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्हें क्या करना आ गया? एग्रीकल्चर करना आ गया। अब एक बार हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी रिवोल्यूशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। अगर इंसान को कभी खेती करना आता ही नहीं तो आज हम यहाँ तक होते ही नहीं, ना हमें पढ़ना पड़ रहा होता और ना हमें पढ़ाना पड़ रहा होता, ठीक है। आप भी मजे में रहते, जंगल में रहते, शिकार करते और उन्हीं चीजों को खा के अपना खुश रहते। बट जब हमें एग्रीकल्चर करना आ गया तो एग्रीकल्चर से क्या हुआ? एग्रीकल्चर से हम एक जगह टिक के रहने लगे, एक जगह पे सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी को तो अपने खाने के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए परमानेंट मूवमेंट पे रहना पड़ता था ना, तो वो कभी भी लार्ज नंबर में नहीं रह सकते। उस सोसाइटी में ज्यादा ओल्ड एज के लोग नहीं रह सकते, उस सोसाइटी में ज्यादा छोटे एज के बच्चे नहीं रह सकते। ये एक तरह की रेस्ट्रिक्शन थी। बट धीरे धीरे जब हमें खेती करना आ गया, हमें अपने फूड के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, हम एक जगह टिक के अपने फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां से क्या होगा? वहां से सोसाइटी का साइज बढ़ने लगेगा। तो एक बार हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर का क्या इंपैक्ट आया ह्यूमन इवोल्यूशन पे। तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है कि एग्रीकल्चर के बाद ह्यूमन सेटलमेंट कैसी हो गई कि वो एक जगह टिक के रहने लगे, कंसंट्रेटेड रहने लगे, एक प्लेस पे टिक के रहने लगे, ठीक है। और उससे क्या होता है? उससे फिर आगे चीजें डेवलप होती हैं कि अब उनकी एक नीड तो खत्म हो गई ना, अब उन्हें अपने खाने के लिए नहीं घूमना है। जब खाने के लिए नहीं घूमना है तो इंसान के पास टाइम बचेगा, फिर वो चीजें सोचेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि एग्रीकल्चर के बाद जो हमारी कम्युनिटी थी वो कैसी हो गई? सेटल्ड हो गई। यानी अब उन्हें नोमैडिक जो उनके प्रॉपर्टीज थे, नोमैडिक ट्राइब जो होते हैं, नोमैडिक ट्राइब कौन होती हैं? जो कंटिन्यूस मूवमेंट पे रहती है, घूमती रहती हैं। तो अभी हमारी कम्युनिटी कैसी हो गई है? सेटल्ड हो गई है। और जब वो सेटल्ड हो गई है तो उसके पास क्या बच गया है? उसके पास टाइम बच गया है। टाइम बचने में इंसान क्या करता है? हमारे पास खाली टाइम होता है, हम सोचते हैं ना कि इस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये काम कैसे किया जाए। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने वही करा कि उनकी फूड की जो बेसिक नीड थी उसको फुलफिल किया, और ह्यूमन बींग्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया फर्दर रिवोल्यूशन के लिए, फर्दर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का सबसे क्या है कि कम्युनिटी अब सेटल्ड हो गई है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है। आगे क्या है कि भैया अब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो गया, सेटल्ड कम्युनिटी हो गई है, फूड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, फिर इंसान के पास टाइम बचा। अब टाइम बचेगा तो वो क्या करेगा? अब टाइम बचेगा तो उसने और सोचा। अब उसने क्या करा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एक चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से? कि अभी तक जो हम हैंडमेड प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी हम खेती कर रहे हैं, मशीनें नहीं है हमारे पास, हम चीजें ही बना रहे हैं, तो हाथों से ही बना रहे हैं। जब हम हाथों से चीजें बनाएंगे तो उस पर कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी कि हम लार्ज अमाउंट में चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्मॉल स्केल पे ही प्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या है कि सिर्फ कम्युनिटी के लिए है। बट जब हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर दिया, हमने मशीनें बना दी, तो फैक्ट्रियां बन गई। अब चीजें इतनी ज्यादा बन रही हैं कि सोसाइटी कंज्यूम करने के बाद भी, जब सोसाइटी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ले उसके बाद भी वो चीजें बच जा रही हैं। तो यहाँ से फिर क्या ओरिजिनेट होता है? व्यापार। फिर वो ट्रेड करने लगते हैं
कि जो और चीज़ें आएंगी उसको हम ट्रेड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करता है कि जो अभी हैंड बेस्ड प्रोडक्शन चल रहा था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इनिशियल फेजेज में, अब वो प्रोडक्शन कैसा हो गया है, अब हमारा प्रोडक्शन हो गया है कैसा, अब हमारा प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री बेस, कि अब हम चीज़ों में फैक्ट्री बना रहे हैं। ठीक, वो फैक्ट्रियों में चीज़ें बना रहे हैं। जब हम फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाते हैं तो वो लार्ज स्केल पे बनती हैं। और यहाँ से क्या होता है कि फैक्ट्री में दो चीज़ों को समझो कि एक है फैक्ट्री का ओनर और एक है फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही सोसाइटी में क्लास का जनरेशन होता है। क्लास मतलब डिवीजन इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल पावर है। तो जो फैक्ट्री के ओनर्स होंगे उनके पास ज़्यादा पैसा होता है क्योंकि वो तो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और वहीं जो इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर है वो तो सैलरी पे डिपेंडेंट है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा और एनहेंसमेंट है कि अब सोसाइटी में क्या आ गई है, अब सोसाइटी में क्लास आ गई है। कैसे क्लास, जैसे हम पढ़ते हैं ना मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। और क्लास को याद रखना है कि क्लास क्या डिटरमाइन करती है, क्लास आपकी इकोनॉमिक पोजीशन को डिसाइड करती है सोसाइटी में। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सिस्टम है, जबकि यूरोपियन सोसाइटी क्लास बेस्ड सिस्टम है। अब तो खैर इंडियन सोसाइटी भी कास्ट प्लस क्लास दोनों होती जा रही है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। बाकी जब हम पॉलिटिकल साइंस का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ेंगे तो इस क्लास वाले सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, वो क्लास की वजह से ही ये सब चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या करा कि हैंड बेस्ड प्रोडक्शन को फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन कर दिया। अब हम लार्ज स्केल पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आगे एज कौन सी आती है, आगे आती है डिजिटल एज। तो भैया डिजिटल एज ने क्या किया, डिजिटल एज एक बहुत यूनिक सा काम करती है कि अभी तक भले ही हमने फैक्ट्री लगा ली, सब कुछ कर लिया, पर वहाँ पे कौन काम कर रहा है, वहाँ पे काम तो लेबर ही कर रही है ना, इंसान ही तो काम कर रहे हैं। पर डिजिटल एज में क्या हुआ कि डिजिटल एज में इंसानों को कौन रिप्लेस कर रही है, मशीनें, यानी ऑटोमेशन हो जा रहा है। जैसे मैं इसमें इमेज डलवा दूंगा और आपने देखा भी होगा, जैसे कार का प्रोडक्शन हो रहा है तो कार के प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन लाइन। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हर स्टेज पे इंसान ही रहे, वहाँ पे मशीनें होती हैं और वो कारों पे एक गेट लगा रही है, एक शीशा लगा रही है, एक साइड मिरर लगा रही है, एक ने स्टीयरिंग फिट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। तो डिजिटल एज क्या करती है कि जो अभी तक फैक्ट्री में लेबर का यूज चल रही थी वो उस लेबर को किससे रिप्लेस कर देती है, वो उस लेबर को रिप्लेस करती है ऑटोमेशन से। कि अब सारी चीज़ें कौन कर रहा है, अब सारी चीज़ें मशीनें कर रही हैं। अब जब ये होगा तो क्लास में और डिवीजन होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और अमीर गरीब हो जाएगा। क्यों कि भैया कि जब ऑटोमेशन हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज हो ही जाएगा ना, क्योंकि मशीनों के बच्चे थोड़ी रो रहे हैं। तो मशीनों के बच्चे थोड़ी होते हैं जो बोलेंगे पापा मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आओ। मशीनों को कोई पैसा नहीं देना, बस उनका मेंटेनेंस कराना होता है। तो जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उनका प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, क्लास और डिवीजन होगा। और जो लेबर होगी, लेबर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो और डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। पर अभी तक भी क्या ही रिप्लेस कर रही है डिजिटल एज, डिजिटल एज में लेबर रिप्लेस कर रहा है, लेबर रिप्लेस कर रही है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आ जा रही है तो लेबर की नीड को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे कि जो सोचने समझने का काम चल रहा है कि जो मेन के क्या करेगा, ऑटोमेशन क्या करेगा, मशीनें कैसे बनाएंगे, वो सब अभी इंसान ही कर रहा है। बट जब हम उसकी बात करेंगे किसकी, एआई रखिए, आप बड़ा सुनते भी होंगे ना आज के टाइम में एआई बहुत चल रहा है। तो एआई एक बहुत यूनिक चीज कर रहा है कि भले ही हम डिजिटल एज में थे या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली एज में थे, तो यहाँ पे भी क्या काम कर रहे थे कि सोचने समझने का काम तो इंसान ही कर रहा है ना। बट आज के टाइम में वो जो कोग्निटिव पावर, ह्यूमंस की एक यूनिक कैपेबिलिटी थी, यूनिक एबिलिटी है कोग्निटिव, वो भी किसने रिप्लेस कर दी, वो रिप्लेस कर दी एआई ने। तो एआई इरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब एआई हमारे कुछ चीज़ों में हेल्प भी करता है बट कुछ चीज़ों के लिए वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहा है। तो एआई इरा में क्या होता है कि कोग्निटिव चेंजेस हो रहे हैं कि जो कोग्निटिव पावर थी ना ह्यूमन बींग्स की, कोग्निटिव पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही तो यूनिक पावर होती है ना इंसानों की सोचने की, द कोग्निटिव पावर ऑफ ह्यूमन रिप्लेस्ड बाय एआई। यानी अब एआई मशीन उसका सोचने का भी काम कर रही है। हम उसे इनपुट दे दें, हम उसे सब कुछ चीजें दे दें कि ऐसे ऐसे काम होना, तो मल्टीपल तरीके बता देती है। अच्छा ये ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा। यानी ह्यूमन माइंड के तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, हम एक लिमिट से ज्यादा चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया 623 इंटू 623 कितना होगा, तो हमें टाइम लगेगा। वहीं जब अगर हम एआई को बोलें तो एआई विद इन मिली सेकेंड्स आपको बता देगा, विद इन सेकेंड्स बताए, मिली सेकेंड मतलब सेकेंड से भी छोटे पार्ट में बता देगा।
तो ये इवोल्यूशन जो हुआ है कैसे कि स्टार्टिंग में इंसान प्रिमिटिव थे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था, वो नेचर से जो मिल रहा है उसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। आगे क्या है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, खेती करना आ गया। फिर उससे अगला रिवोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया कि अब एग्रीकल्चर करके जो चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस करी फैक्ट्री में, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिजिटल एज में क्या होता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है और ऑटोमेशन को इंक्रीज करता है। और एआई इरा क्या कर रहा है कि एआई इरा जो ह्यूमन की एक यूनिक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है सोचने समझने की पावर, उसको भी रिप्लेस कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाई डज दिस मैटर इन टुडेज वर्ल्ड। अब टुडेज वर्ल्ड में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एआई की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें अच्छी भी कर सकते हैं, बट एआई बहुत सारी चीजों को एंडेंजर भी कर रहा है, उनको खतरे में भी डाल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी now allow us to predict environmental changes and manipulate resources at an unprecedented planetary scale। यानी वो हमें रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए तो हेल्प कर सकता है कि इस रिसोर्स को यहाँ यूज करें, इस रिसोर्स को वहाँ यूज करें तो ज़्यादा एफिशिएंट वे हो जाएगा। बट ये क्या कर रहा है, ये इंसानों के कामों को भी तो रिड्यूस कर रहा है। अगर इंसान काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ से पैसा कमाएगा, कहाँ से अपनी फैमिली को चलाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें एआई अडेप्टेबल बनना पड़ेगा, हमें भी एआई को सीखना पड़ेगा। एआई को इनपुट तो अभी भी ह्यूमन बीइंग्स ही दे रहे हैं ना, बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रहा है, बट उसको कंट्रोल, उसको मैनिपुलेट अभी भी ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं। तो ये था प्रोपोगेशन के इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम टोटल 3 फिलोसफीज पढ़ते हैं या 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहली क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो रैटजेल ने दी। दूसरी क्या है, पॉसिबिलिज्म जो किसने दी, जो एलन सी सैंपल एंड पॉल डी लाब्लाश ने दी। और थर्ड क्या है, थर्ड है नियो डिटर्मिनिज्म। हमने स्टार्टिंग में जब लेक्चर शुरू किया था तभी बोला था ना कि सबसे इनिशियल फेज में मानव को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आई कि जहाँ पे मानव प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, और तीसरी स्टेज कौन सी है कि जहाँ पे मानव प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे प्रकृति कंट्रोल कर रही है, प्रकृति नियंत्रित कर रही है, नेचर कंट्रोल कर रहा है किसको, ह्यूमंस की एक्टिविटीज को, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमंस, यानी कंट्रोल कैसे कर रहा है कि वो कैसी एक्टिविटी करेगा, कैसा खाना खाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसी इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सब कौन कौन डिसाइड कर रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड कर रहा है नेचर। आगे क्या लिखा है कि नेचर डिसाइड्स एवरीथिंग, दिस स्टेज इज नोन एज नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। ये वर्ड आपको याद रखना है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली स्टेज में हमने क्या बोला कि यहाँ पे नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस हैं, यानी वो ह्यूमंस हैं जो नेचर के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। तो यही मीनिंग होता है नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का। आगे क्या लिखा है कि अर्ली सोसाइटीज हैड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मतलब कि ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें टूल्स बनाने भी नहीं आ रहे हैं, हम फ्लेक्स यानी पत्थर के टुकड़ों से टूल्स बना रहे हैं। मेकिंग देम हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फोर्सेज, यानी वो फूड प्रोडक्शन के लिए भी नेचर पे डिपेंडेंट है। उन्हें लग रहा है कि अगर किसी पेड़ पे सेब लगा हुआ है तो उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नेचर ने दिया है। और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली स्टेज में हम नेचर को गॉड की तरफ मानते हैं कि वो भगवान है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें प्लग इन कर लेंगे तो भगवान बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे बारिश आ रही है, बादल गरज रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे का फिनोमिना क्या है। उन्हें लगता था कि भगवान गुस्सा हो गया है हमसे, हमने शायद कुछ गलत चीज़ें कर दी हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फोर्सेस। नेचर वॉज वर्शिप्ड, यानी नेचर को पूजा जाता था। मान लो कोई फल आया या फूल हम लेके आए तो सबसे पहले उसको नेचर को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं कि भैया आपने हमें दिया है, हम आपको दे रहे हैं। इंडियन जो सोसाइटी है उसमें तो आज भी ऐसे ही हम प्रे करते हैं, और ये सही वे भी है। अगर हम ऐसे नहीं होंगे तो हम ओवर यूज करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। उसे वर्शिप करते थे, उससे डरते भी थे, उसे रिवर्ड एज अ डिक्टेटर ऑफ सर्वाइवल, यानी उन्हें लगता था कि अगर हमसे हमारा एनवायरनमेंट, हमसे हमारा नेचर गुस्सा हो गया ना तो शायद हमारा सर्वाइवल भी खत्म हो सकता है। आगे क्या लिखा है कि आज के टाइम में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया है, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली है, हमने हाई स्पीड रेलवेज बना लिए हैं, अलग अलग हाईवेज बना लिए हैं, बट अगर अभी भी फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है या ड्रोट आ जाता है तो भी हम फिर नेचर को ही बोलते हैं कि भैया नेचर अभी भी सुपीरियर है, नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही लिखा है यहाँ कि इवन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स एंड ड्रोट्स प्रूव दैट नेचर स्टिल होल्ड अल्टीमेट वीटो पावर ओवर ह्यूमन सेटलमेंट। यानी ये सब चीजें क्या बताती है कि आज भी प्रकृति उतनी ही पावरफुल है जितनी वो पहले हुआ करती थी। भले ही हमने कितना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया हो, भले ही हम कितने ही रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना सीख गए हो, बट अगर प्रकृति अपने उस पर आ जाए कि नहीं तो फिर कुछ नहीं बचता है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली जो फिलोसफी है वो क्या है, पॉसिबिलिज्म।
यानी वो स्टेज जब मानव अपने हिसाब से प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि ये कोल्ड रीजन है, यहाँ पे हम कुछ चीजों को ना हम खेती कर सकते, ना हम एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन बीइंग एक ऐसे एरिया में रहना चाहता है जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट हो, ना ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो ना ज्यादा एक्सट्रीम हॉट हो, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट में ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल तो होता है बट लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं हो सकता। हम वो नोमैडिक वाली लाइफ ही जी सकते हैं, फ्लरिश वाली लाइफ नहीं जी सकते। तो जब हम इस क्लाइमेटिक सिचुएशन को भी ओवरकम कर जाएं तो उसे हमने क्या बोला, पॉसिबिलिज्म। यानी हमने पॉसिबिलिटीज क्रिएट की हैं। कैसे हमने पॉसिबिलिटी क्रिएट की हैं, जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उसको यूज करके, उनकी फोर्सेस को स्टडी करके। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटी, और कहाँ से क्रिएट की उन्होंने पॉसिबिलिटी, उन रिसोर्सेज से जो नेचर हमें प्रोवाइड करते हैं। हमने पहले चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा, फिर उससे हमने प्लेन की इमेजिनेशन कर ली। ऐसे थोड़ी कि प्लेन कोई रात में सोया सुबह उठा के अगले दिन प्लेन बना दे, कहीं से तो हमने इंस्पिरेशन ली होगी ना। ठीक है, ये क्या लिखा है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि ह्यूमन फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। यानी जब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में था तो वहां हम नेसेसिटी वाले स्टेट में थे कि जरूरत वाले स्टेज में जितना हमें जरूरत है उतना ही मिल रहा है, बट हम अब फ्रीडम वाले स्टेट में आ गए कि अब हम जैसे चाहें वैसी चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, यानी नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए और ह्यूमंस ने उसका यूटिलाइजेशन किया। एंड ह्यूमन यूज टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट। अगर एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट का एक हम छोटा सा एग्जांपल समझे, आज के टाइम में तो क्या होगा, जैसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट वेदर हो रखा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रखा है, बट क्या है, एयर कंडीशन, एसी हम चलाते हैं फट से 16 पे कर लेते हैं और एकदम चिल्ड माहौल हो जाता है, ठंडा ठंडा। तो ये क्या है, ये हमने नेचर की फोर्सेस को ओवरकम कर लिया ना टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। और ज्यादा ओवर यूज से एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी पड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा है ना। ठीक है, आगे क्या है, मॉडर्न एग्जांपल। अगर हम दुबई की डेजर्ट सिटी देखें, अभी हमने क्या बोला था कि डेजर्ट में एग्रीकल्चर करना, लार्ज स्केल पे सोसाइटी रहना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ पे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होता है, और ह्यूमन बींग्स मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते हैं। बट हमने इन चीजों को ओवरकम किया है। कैसे, हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ऊपर से हमने कवर कर दिया है, हम टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमने वर्टिकल प्लांटिंग कर दी है, यानी हम वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है कि जब हम एक बिल्डिंग पे फ्लोर बाय फ्लोर फार्मिंग करें तो उसे वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल फार्मिंग जो नॉर्मली आप खेत खलिहान देखते हो अपने आसपास वही है। आगे क्या है कि हमने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए। अगर आपने कभी देखा हो, आप नेशनल ज्योग्राफी या ये सब चीजें देखते हो, तो दुबई में एक आइलैंड बना है पाम शेप का, वो ऐसे है, और ये क्या है, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये कोई नेचुरल आइलैंड नहीं है। वहां पे सैंड डिपॉजिट कर करके उस सी वाले पोर्शन में उन्होंने एक नेचुरल आइलैंड, वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया है, और उस पर लोग रहते हैं, विलाज है, काफी महंगे विलाज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाई डज दिस मैटर इन टुडेज वर्ल्ड, वी आर इंजीनियरिंग अवर वे आउट ऑफ ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट। अभी हमने पढ़ा था ना कि ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट होते हैं, माउंटेन्स के अलग हैं, प्लेन्स के अलग हैं, डेजर्ट के अलग होते हैं, कोल्ड वेदर के अलग होते हैं। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, तो इस कंस्ट्रेंट को, इस एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट को, इस ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट को हम ओवरकम करते जा रहे हैं। कंस्ट्रेंट यूजिंग द क्लाइमेट कंट्रोल बायोम, यहाँ पे हम क्लाइमेट ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। बाहर तो रेगिस्तान है, आग बरस रही है, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, बट हमने इसको कवर करके इसके अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आर्टिफिशियल कूलिंग करके। AI ड्रिवन एग्रीकल्चर एंड मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बायोम, तो एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज बायोम, कि बायोम्स क्या होते हैं। ये सिर्फ पता होना चाहिए, बायोम्स तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर बायोम्स आपको पता होना चाहिए। तो बायोम्स क्या है, बायोम्स होता है नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरली अकर करते हैं किसी एरिया में, ये नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अभी फ्लोरा एंड फोना भी बताएंगे क्या होते हैं। ओ फ्लोरा एंड फोना इन a मेजर हैबिटेट। तो इसको सिर्फ समझना है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या है, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, फ्लोरा और फोना होते हैं क्या,
फ्लोरा का मतलब होता है कि जब हम किसकी बात करें, जब हम फ्लावर्स की बात करें, प्लांट की बात करें, तो इसको हम प्लांट से डिसाइड करते हैं कि प्लांट्स कैसे कैसे मिल सकते हैं वहाँ पे, प्लांट्स वेरिएशन। एंड फोना क्या होता है, फोना बात करता है एनिमल्स के बारे में कि वहाँ पे कैसे इंसेक्ट मिलेंगे, कैसे एनिमल्स मिलेंगे। और हैबिटेट का अगर हम नॉर्मल टर्म्स में वर्ड समझे तो इसका मतलब होता है होम या हाउस, कि जिस एरिया में वो नेचुरली मिलते हैं। बट इस नेचुरली मिलने वाले कंस्ट्रेंट को हम ओवरकम कर जा रहे हैं, किसकी हेल्प से, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको ओवरकम कर जा रहे हैं। अगली स्टेज क्या है, जैसे हमने बताया था ना कि फर्स्ट स्टेज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज को। सेकंड है पॉसिबिलिज्म, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अपनी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और उस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाले कंस्ट्रेंट को ओवरकम कर जा रहे हैं। और थर्ड स्टेज क्या आती है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि इंसान अब एक तीसरा रास्ता खोज रहा है, तो तीसरा रास्ता यही है, नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यानी एक वो स्टेज जहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कि डेवलपमेंट करते जाएं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते जाएं, उन रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन से हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहे हैं। तो उन नेगेटिव इंपैक्ट को हमें क्या करना है, उन नेगेटिव इंपैक्ट्स को हमें रिड्यूस करना है। तो क्या करें कि डेवलपमेंट तो करनी है बट विद द नेचर्स लिमिट। यानी जैसे अगर हम समझे कि हम पेट्रोल को यूज करते हैं, कोयले को यूज करते हैं, तो कोयला और पेट्रोल यूज करने से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है और पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उसके अगेंस्ट या उसको लिमिट करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, उसको लिमिट करने के लिए लेके आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी ईवीज लेके आ रहे हैं। तो वो इसीलिए तो लेके आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, उसको हम खत्म ना कर दें। अगर हमने मान लो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए, चीज़ों को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल पोटेंशियल कर रहे हैं, पर जाएंगे कहाँ, मंगल पे थोड़ी चले जाएंगे, रहना तो इस धरती पे ही है ना। अगर इस धरती पे रहना है तो इस धरती को बचाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिलोसफी कौन देता है, ये फिलोसफी दी ग्रिफिथ टेलर ने। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वो रेडजल देते हैं, और जो पॉसिबिलिज्म आया उसको देते हैं पॉल डी ला ब्लाश एंड एलन सी सैंपल। ऐसे ही इस फिलोसफी को देने वाले कौन साइंटिस्ट है, वो है ग्रिफिथ टेलर। तो ये कहते हैं कि हमें मिडिल पाथ चूज करना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि जीवन का मजा मध्यम मार्ग पे ही है, हम एक्सट्रीम्स में ना जाएं, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस ना ज्यादा एक्सट्रीम सोरो, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल इन द मिडिल पाथ। ऐसे ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं कि हमें एक मिडिल पाथ चूज करना पड़ेगा जहां पे हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहें और हम एनवायरनमेंट को भी नेगेटिवली इंपैक्ट ना करें। द ह्यूमन बीइंग कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट, यानी हम इसको कनकर तो कर सकते हैं पर इसको ओबे करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि हम उसको ओवर यूटिलाइज कर दें और उसके नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हमें ही झेलने पड़े। देयर इज नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये कह रहे हैं ना तो टोटली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली स्टेज होनी चाहिए और ना ही पॉसिबिलिज्म वाली स्टेज होनी चाहिए, उसके बीच वाली स्टेज होनी चाहिए जहाँ पे ह्यूमन और नेचर पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सके, दोनों एक दूसरे को हार्म ना करें। तो यहाँ पे इसको इन्होंने, जैसे हम रेड लाइट पे देखते हैं ना, जब हम रोड पे चलते हैं तो वहां पे 3 लाइट होती हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो यहाँ पे रेड क्या कह रही है, रेड ये कह रही है अगर हमारे एक्शंस एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा एंडेंजर कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा खतरे में डाल दे रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए। जैसे अगर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन क्या है, ओजोन अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, वैसे वो दिखती नहीं है नेक डाई से, बट वो लेयर क्या करती है, वो लेयर हमें सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अगर उस लेयर में कुछ होल हो जाएगा तो सन की यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, और यूवी रेडिएशन क्या होती है, वो कैंसर कोजिंग होती है, कैंसर के रेट्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो भी एक पार्ट है कैंसर करने का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों से कैंसर होता है। ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल माने हमारी धरती, वार्मिंग माने गर्म, अगर हमारी धरती गर्म होगी तो धरती पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, चलो वाटर से याद आया कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, तो भैया हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से 2 चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो जो हमारे ग्लेशियर है, ग्लेशियर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि ग्लेशियर सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर का। अर्थ पे 97% तो पानी ही है, बट वो पीने लायक नहीं है, यूटिलाइज नहीं हो सकता, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर एक तो डिपॉजिट है फ्रेश वाटर के, और जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो नदियों के भी पानी बढ़ जाएगा, और नदियां क्या करेंगी, समुद्र में जाके मिलती है ना, तो उससे सी लेवल भी राइज होगा। तो उससे जो आइलैंड कंट्रीज है, वहाँ आइलैंड कंट्रीज पे क्या होगा कि आइलैंड कंट्रीज डूबती जाएंगी और वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी, और वो जब दूसरी जगहों पे जाएगी तो दूसरी जगहों पे भीड़ बढ़ेगी, वहाँ के रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्राइसिस जनरेट होगा, फाइटिंग वाला सिनेरियो भी होगा और ह्यूमन क्राइसिस भी हो जाएगा, माइग्रेशन क्राइसिस भी हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो वो रेड लिमिट है, हमको रुक जाना चाहिए।
ऑरेंज लाइट में क्या करना है कि हमें अपने एक्शंस को एनालाइज करना है कि क्या जो एक्शन हम करने जा रहे हैं, क्या जो चीजें हम लेकर आने वाले हैं, क्या उनका इम्पैक्ट अच्छा है, क्या उनका इम्पैक्ट बुरा है। यानी इस स्टेज में हम अपने एक्शंस के इम्प्लीकेशन को एनालाइज कर रहे हैं। अगर वो ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं पड़ रहे हैं, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर ग्रीन लाइट है, आप जाके उसको कर सकते हो। यानी एसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कैलकुलेट रिसोर्स लिमिट के क्या रिसोर्स डिप्लीशन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई आने वाली जनरेशन के लिए भी तो चीजें छोड़नी है ना, हम थोड़ी हैं, आगे भी तो जनरेशन आएगी, कंटिन्यूटी में चलती रहती है ना ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम भी तो प्रिमिटिव स्टेज से एआई स्टेज वाली पे चले गए ना, तो हम कोई लास्ट जनरेशन तो है नहीं इस धरती पे, आने वाली जनरेशन भी आएंगी, तो उनके लिए भी तो रिसोर्सेज को छोड़ना है। या तुम चाहते हो कि हम तो गाड़ियों में चले और हमारे आने वाले बच्चे साइकिलों पे चले? नहीं। गो क्या है, ग्रीन लाइट क्या कह रही है कि चलो अब हमें डेवलपमेंट तो करना है। यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है जो मॉडर्न टाइम्स में हम बहुत यूज करते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी जरूरतों को तो पूरा करे ही करे, बट आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ दे। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ये कह रहे हैं कि इसे पढ़ना आज के टाइम में कितना क्यों जरूरी है, तो इसे पढ़ना इतना इसलिए जरूरी है कि जो मॉडर्न फिलोसफीज आ रही हैं कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे। जैसे हम सोलर पैनल्स को यूज करते हैं, विंड पावर को यूज करते हैं, समटाइम्स हम न्यूक्लियर पावर को भी यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर है तो बहुत अच्छा रिसोर्स एनर्जी के लिए, बट उसमें एक लिमिटेशन होती है कि उस न्यूक्लियर मटेरियल को बाद में डिफ्यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए अब नए नए तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें जो वेस्ट मटेरियल हो उसको हम थोड़ा कम कर सकें। बट अगर हम एक बार उसको अचीव कर लेंगे तो उसमें पोल्यूशन सबसे कम होता है। न्यूक्लियर पावर में या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे कम पोल्यूशन होता है। तो ये है थर्ड स्टेज। आगे क्या है, कहता है इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, के ह्यूमन ने जो इतनी मेहनत करी, इतना चीजों का यूटिलाइजेशन किया, उसके इम्प्रिंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? उसके इम्प्रिंट्स हमें देखने मिलेंगे अर्बन सेंटर्स में, कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं। और इतनी बड़ी बिल्डिंग कब हुई? जब हमने आयरन और से स्टील बनाना सीख लिया और मजबूत आयरन बनाना सीख लिया, उसको हमने एनरिच कर दिया, मजबूत कर दिया, तभी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन पाई। आपने कभी देखा है कि वुड की या लकड़ी की बिल्डिंगें होती हैं इतनी बड़ी? नहीं। तो ये ह्यूमन इम्प्रिंट ही तो है कि हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया और जो नेचर की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम किया। अगला इम्प्रिंट क्या है कि आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि फास्ट मूविंग ट्रेन्स, किसी भी देश के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा ही नहीं पाएंगे, हमारी कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। अगला क्या है, अगला ये शो कर रहा है कि अब हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्या है, सोलर पैनल्स। अब भैया अगर हम अर्थ की रेडिएशन से कुछ एनर्जी जनरेट कर लें, उसके रेडिएशन से हम सोलर पैनल्स के थ्रू कुछ एनर्जी जनरेट कर लें, तो सोलर सन की रेडिएशन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सन की धूप थोड़ी खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही अब हम इस तरफ चल रहे हैं। आगे क्या है कि हम जो स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी तो हम तभी कर पाए ना जब हमें समझ आ गया कि जब हम इस वाले प्रोपेलेंट क्या होता है, फ्यूल को प्रोपेलेंट बोलते हैं, कि इस वाले फ्यूल का यूज करेंगे तो हम ज्यादा पुश दे सकते हैं, जिससे रॉकेट्स क्या होंगे, जिससे रॉकेट आउटर स्पेस में जा सकते हैं। तो ये ह्यूमन एंडेवर के इम्प्रिंट्स ही तो हैं। नेक्स्ट क्या है, द सब फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ह्यूमन और ज्योग्राफी के इंटरेक्शन से हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स भी होती हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन का और ज्योग्राफी का इंटरेक्शन होगा वैसे ही वहाँ की पॉलिटी होगी, वैसे ही वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड कहते हैं, यानी उसके सब सब्जेक्ट्स। तो आगे क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कि वहाँ की पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे होगी। जैसे अगर हम बात करें जिससे आप रिलेट भी कर पाएंगे और जो न्यूज में भी रहता है, जैसे अफगानिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान का टेरेन देखें, वहाँ की ज्योग्राफी देखें, तो वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो लार्ज स्केल पे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं देते, कि इंडस्ट्री नहीं लगेगी। कोल्ड क्लाइमेट है, माउंटेनियस टेरेन भी है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है कि वीमेंस को ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी, मैक्सिमम पावर मेंस के पास होती है, पैट्रिकल टाइप ऑफ सोसाइटी होती है। तो वही क्या है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की वजह से जब हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड हो तो उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके उस फील्ड में पढ़ेंगे। आगे क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, क्या वहाँ पे जवान लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, मेल लोग ज़्यादा हैं, फीमेल लोग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, क्या उस एरिया में कम लोग रहते हैं, क्या उस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसको हम कैसे समझे, इसको हम समझें कि आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन को देखो तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। वहीं अगर हम माउंटेनियस रीजन को देखें, उत्तराखंड को देखें, हिमाचल प्रदेश को देखें, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम मिलेगी।
तो हमारी ज्योग्राफी भी हमारी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करती है। आगे क्या है मेडिकल ज्योग्राफी। मेडिकल ज्योग्राफी क्या बताती है कि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्या अच्छे अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम होंगे। रेस्ट्रेंट्स हैं भैया, हम नहीं बना सकते माउंटेन्स पे बड़े हॉस्पिटल्स, तो बड़े हॉस्पिटल्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्लेन एरियाज में मिलेंगे, जैसे दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है, माउंटेन्स पे नहीं मिलते, तो उसको हम बोलेंगे मेडिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे क्या है अर्बन ज्योग्राफी, कि वहाँ पे अर्बन सेंटर्स होंगे। अर्बन सेंटर्स भी प्लेन एरियाज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अर्बन सेंटर्स क्या है कि अर्बन सेंटर वो सेंटर है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होंगी, जहाँ पे ज़्यादा कंपनीज होंगी, जहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होगी। तो माउंटेनियस रीजन में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रेस्ट्रेन होता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप नहीं कर सकते। तो अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन जो सेटलमेंट होते हैं वो भी हमारी ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करते हैं। आगे क्या है सोशल ज्योग्राफी। जैसे अभी हमने अफगानिस्तान वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। वहीं जब अगर हम अर्बन सेंटर्स में आ जाए तो अर्बन सेंटर की सोसाइटी कैसी होती है, कोस्मोपोलिटन सोसाइटी। कोस्मोपोलिटन मतलब कि जहाँ पे रिलीजियस वैरायटी भी हो सकती है, कास्ट वैरायटी भी हो सकती है, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग भी एक साथ रहेंगे। तो हमारी ज्योग्राफी ही हमारी सोसाइटी को भी डिसाइड करती है, यानी उसे हम बोलते हैं सोशल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भैया आज के टाइम में हमें इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। हम क्यों पढ़े भैया ह्यूमन ज्योग्राफी, तुम पूछ सकते हो कि भैया हम क्यों पढ़े। तो तुम्हारे लिए एक पढ़ने का रीजन तो ये है कि भैया बोर्ड के एग्जाम में आएगा, सीयूटी में आएगा वो, और दूसरा रीजन क्या है कि भैया धरती पे तो आप भी रहते हो ना, धरती पे जो एक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें आपका भी इतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना बाकी लोगों का। तो आप उस एक्शन रिएक्शन को कैसे बेस्ट कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, तो हमें इस इंटरेक्शन को समझना पड़ेगा, और इस इंटरेक्शन से ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम इस इंटरेक्शन को नहीं समझेंगे, अगर हम यही बोलते रहें अरे हमें कर लेंगे भैया सब कुछ, इंसान के पास फुल टेक्नोलॉजी, नहीं, अगर नेचर अपनी पे आ जाए ना तो इंसान को तो चुटकियों में गायब कर दे। तो हमें इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना जरूरी है। आगे क्या है, द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। अभी जैसे हमने बताया ना, मैंने भी पानी पिया, कि बिना पानी के तो लाइफ ही नहीं हो सकती है, और आज के टाइम में बहुत सारे वोट्स पानी को लेके होते हैं। अगर इंडिया में हम बोले कि भैया सियाचिन ग्लेशियर पे हम इतना कंट्रोल क्यों चाहते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर पे हम इतना कंट्रोल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर डिपॉजिट है ग्लेशियल फॉर्म्स में, और बिना पानी के तो कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। पीने को तो पानी चाहिए, हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, बट बिना पानी पिए हम ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। और आज के टाइम में जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है, जिस हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जा रही हैं। तो इनको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा और हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं ना कि फर्टिलाइजर को कम यूज़ करें, हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। तो उसके दो रीजन है, एक तो जब हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, हम उसमें फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें केमिकल नहीं जाएंगे और वो पोल्यूटेड नहीं होंगे। ऐसी नेक्स्ट क्या है कि AI इन स्पेशल मैपिंग एंड स्मार्ट सिटी। स्पेशल मैपिंग क्या होती है कि जब हम किसी एरिया की, उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो उसकी टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से उसकी मैपिंग करें, तो हम वहाँ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन हेल्प कर सकता है, इसमें हमारी AI तो हेल्प करेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ह्यूमन माइंड्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिट होती है कि हम हद से ज़्यादा डाटा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, पर AI की कोई लिमिट नहीं है। आप उसको मल्टीपल डाटा दो, मल्टीपल दायरे दे दो कि भैया हमको इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है, तो वो उन सबको कंसीडर करके आपको एक मैप बना के दे देगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए, हाउसिंग अरेंजमेंट यहाँ पे होना चाहिए, हॉस्पिटल्स यहाँ पे होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऐसे होने चाहिए। तो तभी तो हमने उसको स्मार्ट सिटी बोला कि वहाँ पे हर चीज़ स्मार्टली डिज़ाइन की गई हो। कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा हो, वाटर ड्रेनेज सिस्टम से एक बात याद आई कि जब हम हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कहने को तो वो एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुराने समय की सिविलाइजेशन है, बट वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था। थे तो वो हमसे पुराने, बट हमसे समझदार थे, और हमें क्या लगता है कि भैया हम ही समझदार हैं, पुराने वाले तो पागल हैं। नहीं, इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कि इन सब चीज़ों से समझ के, इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें क्या करना है कि ऐसा डेवलपमेंट करना है कि जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, बट आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ें छोड़ जाए। और उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस एंड एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि जो हम इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको फट से 60 सेकंड में रिवाइज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर में हमने 3 थ्योरी पढ़ी है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म।
एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि नेचर इज मच मोर सुपीरियर देन ह्यूमंस, यानी नेचर के पास ज्यादा पावर है। ये थ्योरी कौन देता है? ये थ्योरी देते हैं रेटजल। और इसमें जो इंसान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। वो ह्यूमन बीइंग, वो इंसान जो प्रकृति के नियंत्रण में है या प्रकृति के हिसाब से ढल गए हैं। अगला क्या आता है? पॉसिबिलिज्म। यहाँ पे ह्यूमंस ओवरकम कर जाते हैं नेचर्स की लिमिटेशन को, ये जो नेचर ने लिमिट इंड्यूस की थी, जैसे एसी, यूनिक का डेली लाइफ वाला एग्जांपल है कि एसी से हम क्या ओवरकम कर जा रहे हैं कि नेचर ने जो हीट दी, भाई हम तो रूम में बैठे एकदम चिल्ड एनवायरनमेंट हो रखा है, तो उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, वो ऊपर वाली स्लाइड में सही लिखी है। तो इसको कौन देते हैं? थिंकर कौन है? पोल विडाल डी ला ब्लाश और एलन सी सैंपल ने पॉसिबिलिज्म की थ्योरी दी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी ह्यूमन के अकॉर्डिंग हम नेचर को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नियो डिटर्मिनिज्म। इसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या बैलेंस से भी बोल देते हैं। इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले हैं ग्रिफिथ टेलर। और इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम सस्टेनेबल लिमिट्स कर रहे हैं, इस सस्टेनेबली चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये था आज का चैप्टर। और आपको क्या करना है कि आपको कोई नोट्स बनाने की, पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो ये पीपीटी, जो पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको जो बताएं आपको वो फॉलो करना है, बट इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपके पास टाइम बचे उस टाइम में थोड़ा फैमिली को डिवोट करें, थोड़ा घूम के आएँ, क्योंकि पढ़ाई लाइफ का एक पार्ट है, पढ़ाई लाइफ नहीं है। लाइफ में और बहुत चीज़ें भी होती हैं, एक ही बार तो लाइफ मिली है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग क्लासेस। थैंक यू।